ओके, आज हमने हमारा 8वां लेक्चर है इस कोर्स का, और हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक ही टॉपिक है जिसकी हमने डिस्कशन करनी है, वेव ग्रुप्स। मैथमेटिक्स इसके अंदर बहुत कम इन्वॉल्व होगी आज के लेक्चर में। लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारी एक तरह से बेस क्लियर करेगा कि हम क्वांटम फिजिक्स को वेव्स की सूरत में कैसे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर हम मैटर्स के साथ वेव्स को जब एसोसिएट करते हैं तो उन उन वेव्स को कैसे स्टडी किया जाए, उनकी इक्वेशंस ऑफ मोशंस कैसे बनाई जाए। क्योंकि डी ब्रॉगली की जो इक्वेशन थी वो वेवलेंथ कैलकुलेट करके देती है, वो आपकी मैटर की इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। सो इसमें मैं पहले कुछ बैकग्राउंड आपको क्लियर कर देता हूँ चीज़ों का। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि हम मैटर वेव्स को एसोसिएट कर सकते हैं मूविंग पार्टिकल्स के साथ। और उन पार्टिकल्स के लिए हम लोगों ने उनकी वेवलेंथ भी कैलकुलेट की है। वो आपके पास आई लैम्डा इक्वल्स एच ओवर पी, यानी एच ओवर एम वी के बराबर। इसका मतलब ये होता है कि अब पार्टिकल्स का मतलब क्या है, जब आप पार्टिकल्स के साथ किसी वेव्स को एसोसिएट कर रहे हैं, वेव तो आमतौर पर ट्रेवल करती है इस फॉर्म में, लेकिन एक पार्टिकल तो इस तरीके से मौजूद होता है। ये एक पार्टिकल है। ये एक आपके पास पार्टिकल है और ये एक वेव है। आपको इस वेव को देख के कैसे बताएंगे हम कि किसी टाइम टी पर ये पार्टिकल कहाँ पर मौजूद था। अब ये एक सवाल है कि हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन अगर हम उस पार्टिकल को बता सकते हैं कि एक मिसाल के तौर पर इस हाइड्रोजन के गिर्द ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और हम बताते हैं कि किसी टाइम टी के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, किसी टाइम टी पर ये इस पोजीशन पर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एक बहुत ही छोटी स्पेस में। ये चीज़ इंडिकेट करती है कि मैटर वेव्स की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज प्रोबेबिलिटी। किसी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी चीज़ को फाइंड करने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो मैटर वेव्स एसोसिएटेड है उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लार्ज प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फिक्स्ड इन स्मॉल स्पेस, यानी कि किसी स्मॉल स्पेस के अंदर। स्मॉल स्पेस से मुराद है डेल्टा एक्स, या आप सिंपल एक्स को ही एक्स ले लें, कि किसी पॉइंट एक्स के ऊपर उस पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पार्टिकल वहाँ पर मौजूद होगा। ये कैसी वेव्स होती हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अब इस बात का एक, अगर इनकी प्रोबेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है फिर इन्हें वेव्स के साथ डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, या अगर हम इन्हें वेव्स के साथ डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं अपनी यूजुअल डेफिनेशन में, फिर हमें ये कहना चाहिए कि आपके पास, बल्कि अगर हम पिछले पॉइंट को दोबारा देखें, इस बात का मतलब एक तरह से ये भी लिया जा सकता है कि आप किसी मूविंग पार्टिकल को किसी ऐसी वेव के ज़रिए डिस्क्राइब नहीं कर सकते जिसकी स्पेशल लेंथ इनफाइनाइट हो, या जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि इस इलेक्ट्रॉन के साथ ये वाली वेव एसोसिएटेड है, अब आप यहाँ से देखें कि इस वेवलेंथ के तो लैम्डा इसके बराबर आ रहा है, यानी पहले ऑर्बिट में हम मूव इस वक्त मौजूद हैं। सी के पास पहला ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो वेव बन रही होगी वो आपके पास कुछ, सॉरी ये बनाना थोड़ा सा ट्रिकी काम है। ये बार आपके पास मुझे एक मिनट, इसको ऐसा करते हैं, हम दो वेव्स बना लेते हैं। चलें हम ऐसा करते हैं, ये भूल जाएं कि ये न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद है, मैं सिर्फ एक ऑर्बिट ड्रॉ की है समझाने के लिए। आपके पास या एक, सॉरी मुझे दोबारा से एक दफ़ा बना ले रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिकी हो गया काम। ये अगर हमारा ऑर्बिट है और हम इसमें कोई वेव्स बनाएं, एक वेव ये बन गई, एक ये बन गई,
एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई और एक ये। अब ये n इज इक्वल टू 3 के लिए मैंने यहाँ पर 3 वेव्स ड्रॉ कर ली हैं। सो कॉरेस्पॉन्डिंगली इन पे ये एक्सटेंडिंग वेव इस तरीके से बनेगी। अब आप ये देखें कि अब ये इस डायग्राम में हम अपने इस पॉइंट को कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव है आपके पास लैम्डा। आपने अब इसका मतलब है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो ये तो लेंथ बहुत बड़ी है। आपको आपको एक लगे कि वक्त में इलेक्ट्रॉन किसी पॉइंट के ऊपर नजर आ रहा होगा। हम कहते थे कि इसको आपको इस पॉइंट के ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन ये पॉइंट इस वेव के मुकाबले में तो बहुत छोटा है। इसका मतलब है कि ये इतनी बड़ी वेव जिसका एक्सटेंट बहुत बड़ा हो, वो आपके पार्टिकल को प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर सकती। सो हम किसी मूविंग पार्टिकल को किसी एक ऐसी वेव के जरिए डिस्क्राइब नहीं कर सकते जिसकी एक्सटेंट, जिसकी स्पेशल एक्सटेंट बहुत ज्यादा हो। हमें, क्योंकि वो स्पेशल एक्सटेंट तो पूरी एक तरह से आप कह रहे हैं कि पूरे कमरे में वो वेव फैल जाएगी, और आप कैसे बताएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन किसी टाइम टी पे कमरे में किस पोजीशन पर मौजूद है, जो वो आप नहीं बता सकते। तो हम इसको वेव्स की यूजुअल डेफिनेशंस के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यही वजह है कि कल मैंने आपको ये कहा था कि जब हम बहुत डीप ब्रॉय से ये रिलेशन निकालते हैं तो ये रिलेशन आपको मैटर वेव्स की वेलोसिटी नहीं बताता, क्योंकि ये तो आपको ये एसोसिएट है इस वेव के साथ। इसका ताल्लुक इस वेव के साथ नहीं है जो हम पीछे डिफाइन करके आए हैं कि आपने किस तरीके से उस पार्टिकल को फाइंड करना है। अगर आप किसी पार्टिकल के साथ किसी वेव को एसोसिएट कर देते हैं, और पार्टिकल को तो आप फाइंड कर सकते हैं कि किसी वो टाइम टी पर किस एक्स पर मौजूद है, तो आपके पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि उस वेव के जरिए भी आप ये बता सकेंगे कि पार्टिकल किसी टाइम टी पे किस एक्स पर मौजूद है। सो लिहाजा जो कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ये पार्टिकल इस पॉइंट पर यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ये किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि किसी स्पेसिफिक टाइम टी पे से टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये पार्टिकल कहाँ मौजूद है। अब हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसके जरिए हम चीज़ से बता सकें, लेकिन उससे पहले हमें एक ऐसी वेव चाहिए जो इनको डिस्क्राइब कर सकें। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा। अब असल सवाल हमारा ये है कि व्हाट डू वी नीड नाउ। हमें एक वेव तो चाहिए, लेकिन किस किस्म की वेव चाहिए, ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है। हम हमारा आर्गुमेंट इस वक्त हम ये देते हैं कि हमें एक पल्स चाहिए। पल्स को क्या कहते हैं, पल्स को हम वेव ग्रुप भी कह सकते हैं। अभी ये वेव क्या होती है मैं आपको ये अभी समझाऊंगा कि ये वेव क्या होती है, लेकिन ये एक ऐसी वेव है जिसकी स्पेशल एक्सटेंट लिमिटेड होती है, इनफाइनाइट नहीं होती। लिमिटेड स्पेशल एक्सटेंट, क्योंकि पिछले केस में हमने देखा था कि इन अनलिमिटेड या इनफाइनाइट एक्सटेंट की जो वेव होगी वो तो आपके पार्टिकल को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सो हमने हाइपोथेसिस यहाँ पर ये दिया, हमारी असर्शन ये है कि हम एक ऐसी वेव लेते हैं जिसकी स्पेशल एक्सटेंट लिमिटेड होगी। अच्छा, अब अगला सवाल फिर यहाँ पर ये बन सकता है कि हाउ दिस टाइप ऑफ वेव कैन बी फॉर्म्ड। आप ये वेव कैसे बना सकते हैं। हाउ कैन ए पल्स बी फॉर्म, ये एक अगला एक अहम सवाल है। अब इसका एक तरीका तो ये है कि ये पल्स बनाई जा सकती है बाय एडिंग साइनोसॉइडल वेव्स, क्योंकि हमें पता है कि जो वेव्स हैं वो साइनोसॉइडल नेचर रखती हैं। हम वेव्स की फिजिक्स को तो तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हमें वेव्स की ऐसी, लेकिन हम उसी फिजिक्स को इस्तेमाल करके कुछ ऐसी वेव्स बना सकते हैं जो हमारे फिनोमेना की वजाहत कर दें। सो हम बाय एडिंग साइनोसॉइडल वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, कि आपके पास बहुत सारी वेव्स हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स की, और हाँ जाहिर बात है जब बहुत सारी आपके पास वेव्स आएंगी आप उन्हें ऐड करेंगे तो आपको क्या बनाएंगी, वेव ग्रुप बना के देंगी, यानी कि वेव्स का एक ग्रुप होगा। और उस ग्रुप की जो वेलोसिटी होगी उसको हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं, और ये वेलोसिटी एग्जैक्टली पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर होगी। ये अभी तक हमने एक हाइपोथेसिस दी, अभी हम इस चीज़ को साबित करेंगे, एंड आखिर आखिर में हमने इसी बात को साबित करना है कि हाँ ये ऐसा होगा या नहीं। सो आपके पास असल में बहुत सारी वेव्स हैं। जैसे एक वेव आपके पास ये है, अगली वेव आपके पास किसी इस तरह की आ रही है, एक वेव आपके पास ये। सो ये सारी मिलकर आपको एक 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 ग्रुप बना रही होंगी जिसको हम वेव ग्रुप कहते हैं।
सो लेट मी कॉल दिस कि वो वेव आपके पास, अभी हम देखेंगे कि वो आपके पास जो वेव होगी वो इस फॉर्म में बनेगी। सी बहुत सारी वेव्स मिलकर इस तरह का ये एक नई वेव बनाती हैं जिसको वेव ग्रुप कहते हैं। और चूंकि ये बाहर वाली, अगर आप ब्लैक लाइन को देखें, सो ये ब्लैक लाइन किसी एनवेलप की तरह है जिसने वेव्स को अंदर रखा हुआ है। सो हम इस, यानी कि ये एक पैकेट है। सो इनको वेव पैकेट्स भी कहा जाता है। यहाँ तक अगर ये एक आइडिया है हमारे पास, अब हम इस आइडिया की मैथमेटिक्स की तरफ आएंगे और देखेंगे कि हम उस मैकेनिक्स की वजाहत कैसे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई कोई मसला, आपको कोई क्वेश्चन? और ये फिनोमेना आपने कहीं पर देखा हुआ है ये वाला? आपने फिजिक्स में एक एक फिनोमेना ऐसा पढ़ा हुआ है जिसमें ये होता है, या इस तरह की वेव्स किस तरह जनरेट? बोर्ड स्टक क्यों हो गया था, लेकिन बहरहाल अब ये रिजॉल्व हो गया है। सो हम अगर कोई एक वेव लें जो वन डायमेंशनल वेव हो और एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी को मैं वी नहीं कहूँगा, वी पी कह दूंगा। वी पी उसकी फेज वेलोसिटी है। ये फेज वेलोसिटी, सो एक जो वेव होती है वो आपके पास वो इन पॉइंट से मिलकर बनी होती है। इनमें से जो हर पॉइंट है उसका फेज कांस्टेंट होता है। सो इस इन इन ऐसे पॉइंट्स जिनका फेज कांस्टेंट हो उनकी वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी कहा जाता है। सो जैसे आपके पास ये क्रस्ट वाला पॉइंट है, जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये हमेशा +π/2 पर ही मौजूद होगा। जो ये वाला पॉइंट है ये हमेशा -π/2 पर ही मौजूद होगा। इसी तरह हर पॉइंट का एक डिफरेंट फेज है। ये वाला जो पॉइंट होगा वेव का, ये वेव फॉर्म का, ये हमेशा 0 डिग्री पर मौजूद होगा। ये वाला पॉइंट हमेशा पाई पर होगा। इसी तरह ये 2π पे होगा। इनका फेज कांस्टेंट है तो इनकी वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी कहा जाता है। इस तरह की वेव्स की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम इनकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं। कोई कांस्टेंट ए लगा देते हैं, 2π/λ x माइनस 2π/t, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसे हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, कुछ और कांस्टेंट, ये आप लोगों ने डिराइव की हुई है इक्वेशन। सो के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। यहाँ पर हमने डिफाइन किया है कि के आपके पास बराबर है 2π/λ के, और ओमेगा बराबर है 2π/t के, या 2π/f के। सो इसी तरीके से आप लोग यहाँ से लैम्डा और एफ की वैल्यूज़ निकाल लें तो लैम्डा आपके पास आ जाएगा 2π/k, और एफ आपके पास आ जाएगा 2π/ओमेगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो आपको एक नई इक्वेशन मिलती है जिसको हम एफ लैम्डा, ये आपके पास असल में फेज वेलोसिटी है। सो ये आपके पास बराबर आती है, इनकी वैल्यूज इंसर्ट करें, 2π कैंसिल हो जाएंगे, ओमेगा बाय के, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। सो आप देख सकते हैं कि वो जो फार्मूला हमारे पास होता है v इक्वल टू एफ लेमडा, अब हम उसको वी पी कह रहे हैं, जो कि फेज की वेलोसिटी होती है। असल में वेव की वेलोसिटी नहीं होती, वेव पॉइंट्स की वेलोसिटी होती है। अच्छा, अब हम लोग इस टेक्निक को इस्तेमाल करके सुपर पोजिशन करते हैं। हमने चूंकि बात की थी आपको बहुत सारी वेव्स चाहिए होती हैं, हमको सुपर इम्पोज करना है किसी भी मैटर वेव को डिस्क्राइब करने के लिए। सो आप एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो वेव्स हैं, लेकिन कंडीशन उन पे ये है कि एक तो उनका एम्पलीट्यूड सेम है, सेम एम्पलीट्यूड है, और स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड फेज वेलोसिटीज। सो यानी कि आपके पास k1 ओमेगा 1 और v1 डिफरेंट हैं। एक के लिए k1 ओमेगा 1 v1 होगा, दूसरी के लिए k2 ओमेगा 2 v2 होगा, लेकिन उनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो बराबर हैं। सो ये हमारी दो कंडीशन है यहाँ पे। अब हम इन कंडीशन को इस्तेमाल करके इनका रिजल्टेंट लिखते हैं। इनका रिजल्टेंट कैसे लिखा जा सकता है? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2,
सो ये आपके पास आ गया ए कॉस k1x माइनस ओमेगा 1t प्लस ए कॉस k2x माइनस ओमेगा 2t। ये आपके पास आ गया, यहाँ से ए को ले लें कॉमन, कॉस k1x माइनस ओमेगा 1t प्लस कॉस k2x माइनस ओमेगा 2t। सो ये आपके पास वेव आ गया रिजल्ट। अब हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, सम और डिफरेंसेस वाली आइडेंटिटी, कि अगर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा दिए हों तो ये बराबर होते हैं 2 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। सो यहाँ पर आपके पास अल्फ़ा किसके बराबर आ रहा है, k1x माइनस ओमेगा 1t, और बीटा आपके पास बराबर आ रहा है k2x माइनस ओमेगा 2t। सो ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करें और आपके पास जो y का रिलेशन बनेगा, तो y की फॉर्म आपके पास आएगी, वो होगी y इज इक्वल टू 2a कॉस k2 माइनस k1x माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t ओवर 2। ये पहला कॉस का फैक्टर आ गया, दूसरा कॉस का फैक्टर आपके पास बनेगा k2 माइनस k1x, सॉरी k2 प्लस k1 आएगा इस बार, माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ओवर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। अब मैं यहाँ पर, ये हमारे पास दो टर्म्स बन गई हैं। मैं इनको ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा सा चेंज करके एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। सो y इज इक्वल टू 2a कॉस, ये आपके पास टर्म है डेल्टा के x माइनस डेल्टा ओमेगा, या बल्कि ऐसा करते हैं, पहले एक इनको 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 अलग अलग करके लिख लेते हैं, फिर हमें समझने में ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाएगी। k2 माइनस k1 बाई 2 x माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ओवर 2 t कॉस k1 प्लस k2 ओवर 2 x माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 t। अब हम इनको रिकग्नाइज करते हैं कि ये आ गई 2a कॉस, अब ये जो ये जो ऊपर वाला है इसका न्यूमरेटर है पहले फैक्टर का, ये असल में डेल्टा की है, डिफरेंस है, ओवर 2x माइनस ये डेल्टा ओमेगा है ओवर 2t कॉस। लेकिन यहाँ जो k1 प्लस k2 बाई 2 है, ये पूरा नंबर असल में k एवरेज है, दो फ्रीक्वेंसीज हैं, दो वेव नंबर्स हैं, उनके एवरेजेस हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ओमेगा एवरेज टाइम t, ये आपके पास, इसको मैं इक्वेशन 4.1 कह देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास दो फैक्टर्स हैं, एक ये वाला फैक्टर है, ये मेरी पहली टर्म है, और एक आपके पास ये वाला फैक्टर है, ये मेरी दूसरी टर्म है। अब हमने असल में इन टर्म्स को डिस्कस करते हैं कि ये टर्म्स हमें क्या क्या बता रही हैं। सो एक ये है, सो वेव को सुपर इम्पोज करने से हमें ये दो चीज़ें मिली हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ तो हम बहुत आसानी से अभी रिकग्नाइज कर लेते हैं कि अगर आपके पास वेव्स की फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, सो फॉर स्लाइटली for waves of slightly different frequencies, हम जो चीज़ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो ये है कि आपके पास डेल्टा के
जिसको हम K2 माइनस K1 कह रहे हैं, और डेल्टा ओमेगा जिसको हम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कह रहे हैं। ये नंबर तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, लेकिन जिन्हें हम कह रहे हैं K1 K प्लस K2 और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ये दोनों नंबर्स बहुत ज़्यादा लार्ज होंगे। क्योंकि अगर आप एज्यूम कर लें, फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास K1 10 आ रहा है, K2 12 है, इसी तरीके से यही वैल्यूज ले लें ओमेगा के लिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब हम इनको डिफरेंस करेंगे तो वो बहुत छोटा नंबर आएगा। इनका डिफरेंस 2 है, इनका जो सम आएगा वो 22 के बराबर है। सो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये नंबर बहुत बहुत स्मॉल है, और ये वाली जो टर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा लार्ज हैं। सो ये हमें ये दोनों चीज़ें ये बता रही हैं कि ये हमारे पास जो एक नई वेव बनी है, सुपरपोजिशन वेव बनी है, वो असल में ऐसे फैक्टर्स का मजमूआ है जिसमें दो तरह की वेव्स आ रही हैं, उसके दो तरह के पार्ट्स हैं। एक पार्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत स्मॉल है, दूसरे पार्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। सब हमें इन दोनों, अब ये तो आपको एक ऐसा एक एनवेलप चाहिए जो असल में, या आपको एक ऐसी वेव चाहिए जो इन दोनों को अकोमोडेट करती हो। उसको अकोमोडेट करने के लिए हम इन पार्ट्स को इस तरीके से अलग कर लेते हैं जैसे अभी हमने किया है। तो जो हमारी पहली टर्म थी, हम देखते हैं कि ये टर्म्स हमें क्या बता रही हैं। तो जो हमारी पहली टर्म थी वो हमने लिखी थी 2a cos डेल्टा k बाय 2x माइनस डेल्टा ओमेगा बाय 2t, ये आपके पास पहली टर्म है। ये जो टर्म होती है ये आपके पास किसी एनवेलप का काम करती है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसीज बहुत स्मॉल थी। और इसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल है तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि आपके पास ओमेगा स्मॉल था। ओमेगा स्मॉल था तो इसका मतलब है कि लैम्डा लार्ज होगा, तो लिहाजा ये आपके पास एक एनवेलप के तौर पर काम कर रही है। अब एनवेलप के तौर पर इसकी मुराद क्या है कि ये एक ब्रॉड साइनोसॉइडल वेव है, जिसका वेव नंबर हम डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा k बाय 2 से। तो 2 सिर्फ एक कांस्टेंट है, और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा ओमेगा बाय 2 से। अगेन 2 सिर्फ एक कांस्टेंट है, वो ना भी लिखूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इस बात का मतलब क्या है कि आपके पास एक एनवेलप है यहाँ पर। ये एक एनवेलप है आपके पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो पॉइंट्स हैं ए और बी, ये एक बहुत इसकी स्पेशल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा है। सो ये इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये आपको एक एनवेलप के तौर पर सर्व कर रही हैं। लेकिन इस एनवेलप ने उन तमाम इंडिविजुअल वेव्स को अपने अंदर कंटेन किया हुआ है, यानी कि इसके अंदर वेव y1 और y2 मौजूद है। सो यहाँ पर आपके पास y1 भी मौजूद है और y2 भी मौजूद है। अभी हमने ये नहीं देखा कि वो y1 और y2 किस तरीके से मौजूद है या उनकी शेप यहाँ पर क्या होगी, लेकिन बहरहाल वो इसके अंदर मौजूद हैं, और उनकी कोई डिफरेंट अपनी अपनी फेज वेलोसिटी भी होगी, और वो फेज वेलोसिटी इन वेव्स के लिए क्या होगी। सो पहली वेव के लिए फेज वेलोसिटी आपके पास ओमेगा 1/k1 होनी चाहिए, और दूसरी वेव के लिए वो आपके पास होनी चाहिए ओमेगा 2/k2। सो ये आपके पास पहली टर्म है, जिसकी जो वहाँ से हम पहली टर्म हमें ये चीज़ें बता रही है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप लोग मुझे स्टॉप कर सकते हैं किसी भी वक्त। दूसरी टर्म हमें क्या बता रही है, जो असल में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी टर्म हमारे पास है कॉस के एवरेज एक्स माइनस ओमेगा एवरेज टी, ये हमारे पास दूसरी टर्म है। और आपने देखा था कि के, सो अगर हम एज्यूम करें कि आपके पास ओमेगा 1 है वो 10 हर्ट्ज है, ओमेगा 2 आपके पास 12 हर्ट्ज है। सो जो आपके पास ओमेगा का नंबर आएगा ओमेगा एवरेज, वो आपके पास 22/2 11 हर्ट्ज के बराबर आएगा। सो ये एक छोटा नंबर नहीं है, ये इन वेव्स के साथ कंपेरेबल है, एक कंपेरेट इनके साथ कंपैरिजन में लिखा जा सकता है। सो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि आपको यहाँ से जो वेव मिलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, हाई फ्रीक्वेंसी वेव।
जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो फिर उसकी वेवलेंथ ऑटोमेटिकली स्मॉल होती जाएगी। लेकिन अब ये जो वेव मिलेगी, जो आपको ये वाली टर्म वेव दे रही है, उस टर्म ने कंटेन तो इसी एनवेलप के अंदर होना है, क्योंकि आपको पिछली टर्म एक एनवेलप बना के दे रही थी। सो ये जो आपके पास वेव आएगी असल में इस एनवेलप के अंदर होगी। अब मैं यहाँ पर y1 और y2 को इरेज कर देता हूँ। इसके अंदर हम इस वेव को ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पर जो आपको वेव मिलेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी लेकिन उसकी वेवलेंथ स्मॉल होनी चाहिए। सो वो वेव आपको कुछ इस तरीके से, ये आपकी बुक में बहुत अच्छी डायग्राम बनी हुई, मैं शायद इतनी अच्छी ना बना सकूं ड्रॉ करते हुए। सो यहाँ पर जो ब्लू लाइंस हैं ये कॉरस्पॉन्ड कर रही हैं फर्स्ट टर्म को, और जो रेड लाइंस हैं ये कॉरस्पॉन्ड कर रही हैं आपके पास सेकेंड टर्म को। सो ये आपके पास एक ग्रुप ऑफ वेव्स हैं जो जिस तरीके से कंटेन होती हैं। अब ये दरम्यान में जो रेड आ रही है ये तो कंबाइन वेव है। इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है उस वो इस असल में इस वेव की फिर फेज वेलोसिटी क्या होगी, वो डेफिनेटली आपके पास ओमेगा एवरेज ओवर के एवरेज के बराबर आएगी। कि इस रेड वेव की जो कंबाइंड वेव है वो किस फ्रीक्वेंसी से मूव करी, वो रेशियो होगी उनकी एवरेज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेव नंबर की। सो यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ लें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं, अब आपके पास दो चीज़ें हैं। एक आपके पास टर्म मौजूद है, एनवेलप है जिसको हमने टर्म नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया है, और एक आपके पास टर्म नंबर 2 है जो वेव्स एनवेलप के अंदर आ रही हैं। दोनों की कोई वेलोसिटी होगी, ब्लू वेव की भी कोई वेलोसिटी होगी, रेड वेव की भी वेलोसिटी होगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों वेलोसिटीज असल में बराबर नहीं होती। सो एनवेलप किसी और रफ्तार से जा रहा होगा, और जो आपकी आपकी जो वेव है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव है विद इन द एनवेलप, वो किसी और फ्रीक्वेंसी से जा रही होगी, किसी और वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। सो एनवेलप एंड द वेव विद इन द एनवेलप मूव एट डिफरेंट स्पीड्स। इस पॉइंट को एक दफा दोबारा सोचें कि ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर अब एक चीज आ रही है जिसकी वजह से हमने शुरू उस वक्त कहा था कि डी ब्रॉय की जो फ्रीक्वेंसी है, जो वेलोसिटी हमें दे रहा है, वो एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि आपकी वेव और आपका एनवेलप डिफरेंट स्पीड्स पर मूव कर रहे हैं, और इसको हम अभी कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि किस डिफरेंट स्पीड्स पर जा रहे हैं। सो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो हम यहाँ से इन्फर कर सकते हैं, और वो हमें यहीं पर नजर आ यहाँ से भी एक तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इंडिविजुअल वेव्स की वेलोसिटी ये है कि, लेकिन जो पूरा आपका ग्रुप होगा उसकी वेलोसिटी तो इसके बराबर है ओमेगा एवरेज ओवर के एवरेज के। सो अगर यहाँ तक आप लोगों का कोई मसला है, कोई सवाल है, तो आप लोग डिस्कस करिए। अच्छा, हम लोगों ने अभी बात, अगर आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं अगर कोई सवाल हो तो, क्योंकि अभी हमने बात की थी, हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि हमने एक वेव की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा ली, लेट मी कॉल कि मैंने ओमेगा 1 की ज़्यादा ली है। सो अब हम वी पी कैलकुलेट करते हैं, ओवरऑल जो आ रही है वो आपने लिखा था कि वो ओमेगा एवरेज ओवर के एवरेज के बराबर है। ओमेगा एवरेज आपके पास क्या है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, के 1 प्लस के 2/2। अच्छा, सो ये आपके पास बन गया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ओवर के 1 प्लस के 2, इफ ओमेगा 1 is very greater than omega 2 और k1 is greater than k2। सो आप vp को अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं ओमेगा 1 ओवर k1, और ये चीज़ बराबर है पहली वेव की फेज वेलोसिटी के। इसी तरीके से, और ओमेगा 1 इज़ वेरी लेस देन ओमेगा 2 और k1 इज़ वेरी लेस देन k2। सो आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा 2 ओवर k2 यानी कि v2। सो आप ये देख सकते हैं कि आपका आपके एनवेलप के अंदर जो वेव है इस डायग्राम में,
आपके एनवेलप के अंदर जो वेव है ये या तो y1 की वेलोसिटी से मूव करेगी या y2 की वेलोसिटी से मूव करेगी। लेकिन चूंकि हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों वेलोसिटीज तो असल में कंपेरेबल हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसीज, दोनों के एंगुलर नंबर्स कंपेरेबल हैं, तो लिहाजा हम असल में आपकी जो ग्रुप वेलोसिटी होगी वो आप सॉरी आपकी जो एनवेलप के अंदर मौजूद वेव्स की जो वेलोसिटी होगी वो अप्रॉक्सीमेटली या तो v1 के बराबर भी हो सकती है, v2 के बराबर भी हो सकती है, क्योंकि वो दोनों खुद में बराबर है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं है कह रही। सो ये आपके पास यहाँ पर आपके एनवेलप की आपकी जो वेव पैकेट है उसकी फेज वेलोसिटी है, वो या तो किसी एक वेव की वेलोसिटी के बराबर होगी जो वेव ज़्यादा डोमिनेट कर रही होगी। लेकिन चूंकि दोनों हमने कहा कि स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं दोनों वेव्स की, तो ऑलमोस्ट दोनों के लिए सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। सो ये आपके पास बन गई है इक्वेशन नंबर 6, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब हमने निकालनी है एनवेलप की वेलोसिटी। एनवेलप क्या चीज़ है? एनवेलप असल में एक पूरा ग्रुप को लेके चल रहा है, so इसको हम ग्रुप वेलोसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी वेव्स हैं उनका ग्रुप मौजूद है। सो आप एनवेलप की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनवेलप की वेलोसिटी कैलकुलेट करने को आप कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ एनवेलप और ग्रुप वेलोसिटी। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपने ये, आपको डेफिनेशन तो पता है ओमेगा ओवर के है, लेकिन हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि एनवेलप के लिए ओमेगा और के किसके बराबर थे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें असल में हम डेल्टा केज और को और डेल्टा ओमेगास को डिस्कस कर रहे हैं। सो आपके पास जो ग्रुप वेलोसिटी आएगी वो बराबर होगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ओवर 2 ओवर के 2 माइनस के 1 ओवर 2, 2 2 से कैंसिल। सो वी ग्रुप इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के से आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 8। आमतौर पर जब हम बात करते हैं ग्रुप्स की तो हम सिर्फ इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि ये किसके बराबर आ रही है रादर देन फेज वेलोसिटी के। सो हाँ, आप बहुत सारी जगहों पर सिर्फ वी ग्रुप वेलोसिटी ही कैलकुलेट कर रहे होंगे। सो ओनली वी ग्रुप इज इम्पॉर्टेंट when dealing with wave packets। अच्छा, अब लेकिन इसके साथ कुछ इश्यूज हैं, कुछ मसाइल हैं। हम कैसे अब इस वेलोसिटी को इस्तेमाल में लाएं या हम इसे कैसे अपनी मर्जी के काम करें, ये एक अहम चीज़ है। अभी हम इस ग्रुप वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे एक ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट नोटेशन की फॉर्म में, लेकिन अभी उससे पहले हम अपने पुराने सवाल पे दोबारा वापस आ जाते हैं। जब आप बात करते हैं कि आपके कोई पार्टिकल है, आपने मैं अगर यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करूँ और मैं कहूँ कि यहाँ पर पार्टिकल इस पॉइंट पी पर मौजूद है, इसका मतलब है कि ये कोई पार्टिकल था जिसका मास m है। मैं ये कहता हूँ कि ये पार्टिकल इस पॉइंट पी के ऊपर लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड होने का मतलब है कि इसके लोकल कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, आप इसको इस पॉइंट के ऊपर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर लोकलाइजेशन से मुराद ये है, सो लोकलाइज्ड एट पी, और पी क्या चीज़ है? पी किसी स्पेस में पड़ा है। सो बेसिकली लोकलाइजेशन इन स्पेस हो रही है, आपका पार्टिकल किसी स्पेस के अंदर लोकेटेड है। लेकिन जब हम दो वेव्स को आपस में मिलाते हैं तो वो आपको इस तरह की चीज़ बना के देती हैं। ये तो लोकलाइज्ड वेव नहीं है, ये तो फैली हुई है। तो आपको एक लोकलाइज्ड वेव चाहिए, जबकि उनका कॉम्बिनेशन लोकलाइज नहीं होता। अब सवाल फिर ये होता है कि इस सूरत में भी हम वापस वहीं पर ही खड़े हुए जहाँ से हमने शुरू किया था। जब आपका सिस्टम, आपकी वेव लोकलाइज्ड नहीं है तो फिर आप कैसे किसी पार्टिकल की लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं? जब आप पार्टिकल की लोकेशन को फाइंड नहीं कर सकते, अगर अगर ऐसा हो, फिर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, फिर तो हम कोई चीज़ फाइंड नहीं कर सकते अगर आप उसकी पार्टिकल की लोकेशन के बारे में अनअवेयर हैं। सो अहम सवाल ये है कि किस तरीके से एक ऐसी स्कीम डिड्यूस की जाए, या हमें कौन सा ऐसा रीजन चाहिए जहाँ पर पार्टिकल लोकेटेड हो। सो एक तरीका हमारे पास ये है कि अगर हम इस तरह की कोई वेव जनरेट कर रहे हैं,
ये किसी एनवेलप के अंदर पड़ी हुई है। सो ये एनवेलप कुछ इस, सॉरी मुझे ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है बनाना। चलें, गुजारा हो गया है। सो ये आपके पास एक वेव है, ये किसी एनवेलप में पड़ी हुई है। अगर हम एनवेलप इसका ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से आएगा। सो ये आपका एनवेलप है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने इस वेव को कैसे फाइंड करना है, उसके लिए हम ये करते हैं कि हम एक ऐसा रीजन लेते हैं जहाँ पर ये वेव लोकलाइज्ड हो। आमतौर पर इस वेव को हम यहाँ पर इजीली, बड़ी इजीली लोकेट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर कर सकते हैं। वैसे तो हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं कि हमने इस ये चेक करना है कि इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल मौजूद है या नहीं। लोकलाइज करवाना है पार्टिकल को। लोकलाइज करवाने के लिए आपको यहाँ पर एक क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी, डेल्टा एक्स। और डेफिनेटली डेल्टा एक्स जो होता है वो x2 माइनस x1 का डिफरेंस होता है। यानी कि यहाँ पर असल में ये एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं। एक के कोऑर्डिनेट x1 आ रहे हैं, दूसरे के कोऑर्डिनेट्स x2 हैं, लेकिन ये पॉइंट्स एक दूसरे के इतना करीब हैं, इतना करीब हैं कि हमें एक ही पॉइंट के तौर पर महसूस होंगे। सो इसका मतलब है कि ये जब आपके पास एक डेफिनेट पॉइंट होता है तो इसका मतलब है आपने लोकलाइज करवा लिया है। लेकिन चूंकि आप वेव को एज सच लोकलाइज नहीं करवा सकते, फिर हम इतना स्मॉल इंटरवल लेते हैं कि वो हमें असल में दो पॉइंट्स नजर आए, वो एक ही पॉइंट नजर आए। सो वो जो एरर होती है वो ऑलमोस्ट इतनी ज्यादा स्मॉल होती है कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो ये असल में दो कंजेक्टिव पॉइंट्स हैं, x1 एंड x2 आर टू consecutive points where the envelope is closed. Sorry, where the envelope is जीरो, क्योंकि यहाँ पर इन्वेलप की इन्वेलप असल में जीरो हो गया, इन्वेलप क्लोज हो चुका है। तो हम ये कह सकते हैं x1 and x2 are infinitesimally close to each other. ये चीज आपके पास, अब ये हमारी एक assumption है। अब लेकिन चूंकि ये पूरी वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, सिर्फ लैम्डा बाय टू की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और लैम्डा बाय टू वेव के कॉरस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस होता है वो पाए होता है। तो असल में आपके पास जो फेज बन रहा था इस वेव का, इस एनवेलप का, डेल्टा के बाय टू एक्स किसी पॉइंट x2 पर माइनस डेल्टा के बाय टू x1, ये असल में पाई के बराबर होगा। क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो एक अपर हाफ पे लाई कर रहे हैं और एक इसके लोअर हाफ पे लाई कर रहे हैं, तो उनके दरमियान फेज डिफरेंस पाई का होना चाहिए। ये पॉइंट अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ तो मेरे से पूछ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था इस कैलकुलेशन में। सर काइंडली अगेन बता दें। सो अब हम असल में करना क्या चाह रहे हैं, हम उनको लोकलाइजेशन, हम पार्टिकल को फाइंड करना चाह रहे हैं। पार्टिकल को फाइंड करने के लिए आपको अपने सिस्टम को, या जो चीज़ उसको डिस्क्राइब कर रही हो, आपने उसको लोकलाइज करना होता है। लोकलाइजेशन से मुराद ये है कि ये एक सिस्टम है, ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और आप ये कहते हैं कि मैंने इस पार्टिकल को इस पॉइंट ए पर फाइंड करना है, और अभी आपका पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है, इसे ये पार्टिकल है। इस सूरत में क्या आप अपने पार्टिकल को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं ए पर? क्या इस सूरत में अगर आपका पार्टिकल मौजूद हो पी पर और आप उसको फाइंड करना चाह रहे हो ए पर, आपने कैलकुलेट करनी है वी ऑफ ए, लेकिन आपका पार्टिकल यहाँ तो मौजूद ही नहीं है, तो आप क्या इसको, और ये यहाँ पर आ भी नहीं सकता, तो क्या आप कैलकुलेशन कर सकते हैं ए के ऊपर वेलोसिटी की? नो सर। नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपको किसी तरीके से पार्टिकल को यहाँ लाना पड़ेगा, या आपकी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये चीज कहलाती है कि आपने असल में अपने सिस्टम को उस इस अब ये इस पॉइंट के ऊपर आपने इसको लोकलाइज करवाना है, इस पॉइंट के ऊपर इसको कोलैप्स करवाना है, इस पॉइंट पर उसको लाके रखना है। सो आपको ऐसा पार्टिकल चाहिए, या कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिसके जरिए आप इस पार्टिकल को इस पॉइंट के ऊपर डिस्क्राइब कर सकें। ये चीज कहलाती है लोकलाइजेशन।
हम लोकलाइजेशन टाइम के अंदर भी कर सकते हैं, स्पेस के अंदर भी कर सकते हैं। फिलहाल हम टाइम का जिक्र नहीं कर रहे क्योंकि हमने सिर्फ ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है जिसमें हम वाई कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लिहाजा हम इंटरेस्टेड सिर्फ इस बात में कि उसको स्पेस में लोकलाइज करवाया जाए। अब लोकलाइज पार्टिकल की हद तक तो हमें बात समझ में आ रही है, लेकिन ये तो एक पूरा एक एनवेलप है जिसकी वेवलेंथ अच्छी खासी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका λ/2 है। सो ये तो एक कह लें कि सॉरी सो ये तो आप कह लें कि ये तो इतनी बड़ी वेवलेंथ है कि आप पार्टिकल को लोकलाइज नहीं करवा सकते। अब आपको यहाँ पर ऐसे दो पॉइंट्स चाहिए जो एक दूसरे के इतना ज्यादा करीब हों कि असल में वो हमें एक ही पॉइंट नजर आए, क्योंकि लोकलाइजेशन का मतलब है कि एक ही पॉइंट एग्जिस्ट करे, एक डेफिनेट चीज मौजूद है। लेकिन वेव तो ऐसा नहीं, वेव तो एक कंटिन्यूस पॉइंट्स, एक कंटिन्यूस लाइन होती है और उसमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि आपने किसी भी जगह पर दो पॉइंट से लेने, चाहे आप यहाँ पर ले लें, आप यहाँ पर कंसीडर कर लें, आप यहाँ पर कंसीडर कर लें, जहाँ पर मर्जी करें, लेकिन आपको यहाँ पर एक पॉइंट नहीं ले सकते, आपको दो पॉइंट्स लेने होंगे, और वो पॉइंट्स एक दूसरे के बेइंतहा क्लोज होने चाहिए। इस सूरत में हम उसको लोकलाइज करवा सकते हैं, क्योंकि एनवेलप एक पॉइंट से मिलकर तो नहीं बन रहा। ये जो एनवेलप है इसमें एक ऊपर वाला हिस्सा है और इसी तरीके से एक इस एनवेलप में एक नीचे वाला हिस्सा है। सो आपको ये दोनों हिस्से मिला के ही, जब तक ये दोनों हिस्से नहीं मिलेंगे आप वेव्स को लोकलाइज नहीं कर सकते। इसको ऐसे देखें कि आपके पास यहाँ पर y भी मौजूद है, x भी मौजूद है। आप ये कहते हैं कि मैं किसी तरीके से y को मालूम कर लेता हूँ, आपको x नहीं पता, तो क्या आप इस पॉइंट को लोकलाइज कर सकते हैं a के ऊपर? क्योंकि किसी एक y के कॉरस्पॉन्डिंग तो बहुत सारे x हो सकते हैं। सो अगर ये आपके पास y एक्सेस है यहाँ पर, तो आप इस लाइन पे कोई भी x ले लें, ये x भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको तो सिर्फ ये वाला x चाहिए, इसका मतलब है आपको दोनों लोकलाइज करवाने हैं। और यहाँ पर आपकी वेव दो तरह की डायरेक्शन से मिलकर बन रही है, उस एनवेलप के दो हिस्से हैं। सो आपको उन दोनों हिस्सों पे ऐसे पॉइंट्स चाहिए जो आपकी वेव को कंप्लीट कर रहे हो। अगर आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट लेते हैं तो ये तो बहुत बड़ा फासला है इनके दरमियान, इसका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा है। आप यहाँ पर अगेन आपको वही मसला आएगा कि पार्टिकल आकर मौजूद कहाँ पर है। सो लिहाजा हम एक ऐसी लोकेशन ढूंढ ट्रेस करते हैं जहाँ पर वेव के ऑपोजिट जो पॉइंट्स हैं या एनवेलप के जो दो हिस्से हैं उनके स्पेशल पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत बहुत करीब आ रहे हैं। वो जगह हमें मिलती है यहाँ पर जहाँ पर वेव का एनवेलप क्लोज हो रहा होता है। और चूंकि ये दो एनवेलप डिफरेंट डायरेक्शंस के थे, लिहाजा इनके दरमियान फेज डिफरेंस पाई के बराबर होगा। जनरली हमने क्या लिखा था कि डेल्टा के बाय 2x। अब अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट 2 है और दूसरा पॉइंट 1 है, इनके दरमियान फेज डिफरेंस पाई के बराबर होना चाहिए। सो इज इट क्लियर नाउ? जी सर। इसमें अगर दोबारा भी आपको कोई मसला हो तो आप मेरे से किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। ये मैं इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि असल में यही आइडिया हम आगे जाके देखेंगे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की भी बेस है, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल पोस्टुलेट है। इसलिए मैं बार बार इसके ऊपर इतना ज़्यादा इस पॉइंट पे स्ट्रेस डाल रहा हूँ। सो बहरहाल आप यहाँ पर इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दें दूसरी साइड पर, और यहाँ पर आपके पास कंडीशन आएगी x2 माइनस x1 2 पाई डेल्टा के किसके बराबर है, और ये आ गया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई। सो ये आपके पास बन की इक्वेशन नंबर 9। अच्छा, अभी मैं इक्वेशन नंबर 9 की डिस्कशन करूंगा, मैं पहले यहाँ से एक और रिजल्ट निकालूँ। हमने अभी इक्वेशन नंबर 9 लिखी है, डेल्टा के डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई। आप इसके दूसरे हिस्से को टी से मल्टीप्लाई भी कर दें और टी से डिवाइड भी कर दें। सो डेल्टा के डेल्टा वी डेल्टा टी इक्वल्स 2 पाई। ये वाली जो टर्म होती है ये डेल्टा ओमेगा के बराबर है। आपको इस बारे में पता है, अभी हमने इसका फार्मूला लिखा था। सो ये बन गई इक्वेशन नंबर 10। अब आप यहाँ पर ये देखें कि आपको क्या ये दोनों इक्वेशंस किसी हद तक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से मिलती जुलती नजर नहीं आ रही कि आपके पास दो क्वांटिटीज उनके अंदर डिफरेंस है और वो किसी नंबर के बराबर आ रहा है, और वो नंबर 2 पाई के बराबर आ रहा है। सो असल में यही आइडिया हमें लेके चलता है अनसर्टेनिटी रिलेशन की तरफ।
अनसर्टेनिटी रिलेशन हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं। ये बहुत सिग्निफिकेंट इक्वेशंस हैं दोनों ही। मैं कोशिश करता हूँ कि काफ़ी एलेबोरेट कर सकूँ। बाकी आपकी बुक्स हैं, वहाँ से आप लोग इनको रीड कीजिएगा। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपको इक्वेशन नंबर 9 क्या बता रही है। इक्वेशन नंबर 9 ये बता रही है, अब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं और मैं ये कहता हूँ कि ये किसी नंबर 10 के बराबर आती हैं। अब ये उसी वक्त पॉसिबल है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही हो तो दूसरी क्वांटिटी को तो ऑटोमेटिकली कम होना पड़ेगा राइट हैंड साइड के बराबर आने के लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है ना क्वांटिटीज। ऐसे होगा या नहीं होगा? क्या अगर मैं दोनों क्वांटिटीज को बढ़ाऊं, असल में दोनों डेल्टाज हैं, डिफरेंसेस हैं, अगर मैं दोनों डिफरेंसेस को बढ़ाता जाऊं तो क्या हम कभी भी 2 पाई को अचीव कर सकेंगे? हेलो? जी सर। अगर हम यहाँ पर आपके पास डिफरेंसेस आ रहे हैं, अब पहले हमें ये देखना होगा कि इन डिफरेंसेस का बिहेवियर क्या होगा। अगर आप यहाँ पर डिफरेंसेस को, दोनों डिफरेंसेस को बढ़ाएं, डेल्टा के को भी इंक्रीज करें, और हाँ कंडीशन ये कि इनका प्रोडक्ट 2 पाई के बराबर होना चाहिए। जो अपर एरो वो इंक्रीमेंट को शो कर रहा है और डेल्टा जो लोअर एरो होगा, डाउन एरो, वो डिक्रीमेंट को शो कर रहा होगा। अगर मैं इन दोनों डिफरेंसेस को बढ़ाना शुरू कर दूं तो क्या मैं कभी 2 पाई को अचीव कर सकता हूँ? नहीं सर, नहीं कर। अगर मैं दोनों को कम करना शुरू कर दूं फिर? जी सर, कर सकते हैं। कैसे, किस तरीके से कम किया जाए? हमने जैसे पहले बात की कि पॉइंट नजदीक आ जाएंगे, तो उससे हमने ये 2 बाई किया था, तो वैसे ही होगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर हमारी कंडीशन ये है कि जो डेल्टा एक्स है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ये नंबर पहले ही बहुत स्मॉल है। चलें कह लें कि ये नंबर है 0.001। कॉरेस्पॉन्डिंगली कोई इसकी कोई वेवलेंथ है सिस्टम की, लैम्डा। हम चलें आसानी के लिए कह लें कि लैम्डा आपके पास चलें 1 कह लेते हैं। के क्या निकलेगा? 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई। अब ये इक्वेशन आपको क्या देगी? अब असल में आपने डेल्टा के फाइंड करना है। सो अगर हम कहें कि डेल्टा के अगर 2 पाई के बराबर भी आ गया है, कम किया ना हमने, सो ये 0.001 ये आपको क्या 2 पाई कभी देगा? क्या ये नंबर आपको कभी 2 पाई देगा? आप जितना लैम्डा को बढ़ाते जाएंगे क्या होगा, के उतना ज्यादा स्मॉल होता जाएगा। जी सर। तो क्या आप कभी 2 पाई को अचीव कर सकेंगे? नहीं सर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सर एक शायद पड़ेगी और एक को बढ़ाना पड़ेगा, एक को कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जी सर। अगर तो ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती ना फिर आपका आर्गुमेंट ठीक होता, लेकिन आप यहाँ पर कोई भी इसकी ना आर्बिट्ररी वैल्यूज लेके इसको चेक करके देखें। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको कि इस इक्वेशन का बिहेवियर अंडरस्टैंड करने में। लेकिन ये मुश्किल नहीं है, ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ये बिल्कुल कोई 7वीं 8वीं लेवल की एक चीज़ है, लेकिन ये बाज़ इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। उसको पेपर पेन से लेके बैठेंगे तो आपको क्लियर होगा। अब हमें पता है कि डेल्टा एक्स आपके पास बहुत स्मॉल है। अगर लेकिन अगर आप इसको इस नंबर के बराबर लाना चाहते हैं, आप एज्यूम करेंगे नंबर 1 के बराबर है। अगर ये डेल्टा एक्स आपके पास 0.01 आ रहा है तो दूसरा नंबर डेल्टा के आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप 1 की तरफ जाएंगे। अगर आप उसको भी स्मॉल करना शुरू कर दें आपके पास तो नंबर और छोटा आना शुरू हो जाएगा। आप कभी भी 2 पाई तो अचीव नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही होगा, ऐसे होगा। सो आपको करना क्या पड़ेगा, अगर आपने शुरू में कंडीशन ये लगाई है कि डेल्टा के आपका बहुत स्मॉल था, तो देन फिर आपके लिए जो डेल्टा के है उसको लार्ज होना होगा। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको उस पार्टिकल की पोजीशन एग्जैक्टली पता लग जाए, टू नो प्रिसाइजली द पोजीशन ऑफ द वेव पैकेट एनवेलप, टू नो प्रिसाइजली द पोजीशन ऑफ द वेव पैकेट,
यू मस्ट हैव अ लार्ज रेंज ऑफ वेव नंबर्स। डेल्टा के लार्ज होने का मतलब है कि आपके पास बहुत ज्यादा वैरायटी है वेव नंबर्स की। दूसरी सूरत में आप मालूम नहीं कर सकते। यहाँ पर ये इक्वेशन क्या बता रही है कि अगर आप ये कहते हैं कि ये पार्टिकल ये इलेक्ट्रॉन किसी टाइम टी पर यहाँ पर मौजूद है, अगर आप ये बताना चाहते हैं, अब अगेन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेल्टा टी होगा वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत थोड़ी देर के लिए गुजर के जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पता लगे कि टू नो प्रिसाइजली व्हेन द वेव इज एट दिस पॉइंट, you must have a large range of frequencies, otherwise you won't be able to precisely figure out where the electron was at that given point. So इसका मतलब, अब इस बात का अगेन मतलब क्या है कि अगर आप एक चीज को मालूम करना चाहते हैं जो कि बहुत स्मॉल है, तो दूसरी के लिए आपको बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज चाहिए, वरना आप इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे। इक्वेशन में हर दफा कोई ना कोई एरर आएगी, हर दफा कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आएगी। ये बात समझ आ रही है ना सबको? अगर इस बात में कोई मसला है तो आप लोग पूछ लें। इस चीज को नाम देते हैं, इन रिलेशन को हम लोग नाम देते हैं अनसर्टेनिटी रिलेशंस का या रेसिप्रोसिटी रिलेशंस का। ये वो वाले अनसर्टेनिटी रिलेशंस नहीं है जो आपने हाइजेनबर्ग के पढ़े हैं, लेकिन हाइजेनबर्ग के रिलेशंस यहीं से निकलते हैं। से इनको अनसर्टेनिटी रिलेशन कहते हैं या रेसिप्रोसिटी रिलेशंस। और ये रिलेशन हर तरह की वेव्स पर अप्लाई होते हैं, चाहे वो साउंड वेव्स हो, मैटर वेव्स हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो। और ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि आप इन दोनों को आर्बिट्रेरीली डिक्रीज नहीं कर सकते, स्मॉल नहीं रख सकते। अगर आप इनको स्मॉल रखेंगे तो ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, आप दोनों को बढ़ाना शुरू कर देंगे तो भी इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी लाजमन इंक्रीज हो। जितनी पिछली क्वांटिटी कम हो रही, कॉरस्पॉन्डिंगली उतना ही दूसरी क्वांटिटी बढ़े, वरना हम नहीं फिगर आउट कर सकेंगे। अच्छा, देन अब हम दोबारा आ जाते हैं इसके बाद ग्रुप वेलोसिटी वाले पॉइंट पर। हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे थे, क्योंकि अब हमें आइडिया क्लियर हो गया है। सो ग्रुप वेलोसिटी के लिए अभी हमने एक फार्मूला डिफाइन किया था कि वी जी इक्वेशन नंबर 9 से, सॉरी इक्वेशन नंबर 8 से, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के बराबर आता है। आपकी बुक में इस फार्मूले को ऐसे लिखा हुआ है कि आपने इसका ओमेगा को डिफरेंशिएट किया के लिहाज से किसी पॉइंट के नॉट पर, क्योंकि डेफिनेटली वो ग्रुप की जो वेलोसिटी होगी वो किसी एक पॉइंट पर एवेलुएट की जाएगी, और ये वो वाला पॉइंट होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटीज, सबसे ज़्यादा वेव्स प्रेजेंट होंगी, जिसको आप मैक्सिमम वेव नंबर कह सकते हैं। तो मैं बार आसानी के लिए यहाँ से ये के नॉट को एक्सक्लूड कर दूंगा बहुत सारी जगहों पर। इस बार आपके पास रिलेशन सिर्फ ये बना है कि वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के। आप लाजमी नहीं कि आपने इसको के नॉट पे वैल्यूएट करना है, आप जिस मर्जी पॉइंट पर करना चाहें कर लें। सो हमने सिर्फ एजम्पशन ये लगाई कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेव्स पास कर रही होती हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेव्स मौजूद होती हैं। सो डी ओवर डी के, और ओमेगा आपको पता है कि ये बराबर होता है के टाइम्स फेज वेलोसिटी के, क्योंकि फेज वेलोसिटी को आपने डिफाइन किया था ओमेगा ओवर के की फॉर्म में। इसका डेरिवेटिव ले लें, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। सो वी पी बाहर आ गया, डी के ओवर डी के 1 के बराबर आ गया, प्लस के डी वी पी ओवर डी के। ये आपके पास बन गई कोई है नंबर 12 के। अब इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। मसलन वो क्या क्या होंगे? डी ब्रॉगली के मुताबिक किसी इंडिविजुअल वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको पता है ई ओवर एच के बराबर होती है, और उसका जो वेवलेंथ है वो एच ओवर पी के बराबर होगी। सो कॉरस्पॉन्डिंगली जो उसकी फेज वेलोसिटी में निकलेगी एफ लैम्डा, वो आपके पास बराबर आएगी ई ओवर पी के। यहाँ पर ई क्या चीज़ है? रिलेटिविस्टिक एनर्जी, या पी क्या चीज़ है? रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है। सो आप यहाँ पर रिलेटिविस्टिक एनर्जी का फार्मूला लिखें, पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर सी फोर ओवर पी। इसको अगर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फेज वेलोसिटी मिलेगी
ये छोटी सी सिंप्लीफिकेशन है, सो ये आपको ये रिलेशन देगी 1 प्लस एम सी बाय पी स्क्वेयर 1/2। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 14। और इसको कह दें इक्वेशन नंबर 13। अच्छा, अब हमें पता है कि p बराबर होता है h ओवर लैम्डा के, और इसको अगर हम 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, h ओवर 2 पाई बाय लैम्डा, सो h ओवर 2 पाई बन गया h बार, और 2 पाई बाय लैम्डा बराबर आ गया k के। सो ये मोमेंटम की डेफिनेशन है, p इज इक्वल टू एच बार के। ये मोमेंटम की नई डेफिनेशन है। इसको कहते हैं, क्योंकि ये मोमेंटम और वेव नंबर के दरमियान रिलेशन देती है, सो वो रिलेशन जो वेव नंबर के दूसरी क्वांटिटीज के साथ हो उन्हें आमतौर पर डिस्पर्शन रिलेशंस कहा जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्शन रिलेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स। अच्छा, अब ये p की वैल्यू इक्वेशन नंबर 14 में पुट कर दें। अब आपको इक्वेशन नंबर 14 में मिलेगा वी पी इज इक्वल टू सी 1 प्लस एम सी ओवर एच बार के स्क्वेयर। ये आपके पास फेज वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। ये इक्वेशन नंबर 15 है। सो ये असल में आपके पास एक्चुअल फेज वेलोसिटी है किसी भी सिस्टम के लिए। अब इससे हम बड़ी इजीली दो चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस रिलेशन से। मैं दोबारा ये रिलेशन लिख देता हूँ। सो वी पी इज इक्वल टू सी 1 प्लस एम सी ओवर एच बार के स्क्वेयर। ये आपके पास रिलेशन है। अब यहाँ पर अगर अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास मौजूद ही ना हो, एम्प्टी स्पेस हो, फिर हम देख सकते हैं कि ये सेकंड टर्म ज़ीरो हो जाएगी। जब सेकंड टर्म ज़ीरो होगी तो आपके पास वी पी एग्जैक्टली सी के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास जो स्पीड आएगी वो ग्रेटर देन सी आएगी। और तो ग्रेटर देन सी वाली जो स्पीड है वो पॉसिबल नहीं है रिलेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम देख सकते हैं कि रिलेशन आपको ये इन्फॉर्मेशन अलबत्ता लाजमी दे रहा है कि या तो वेव स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर स्पीड से मूव करें, अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम वो स्पीड ऑफ लाइट से लाजमी ट्रैवल करेगी, वो इससे कम स्पीड पर ट्रैवल नहीं कर सकती। सो बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट कंजेक्चर है इसका, कि आपके पास जितनी भी मैटर वेव्स होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। उनकी जो फेज वेलोसिटी होगी वो एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। अब जब हमने ये सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया, वीपी कैलकुलेट कर लिया है, तो हम ग्रुप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्रुप वेलोसिटी के लिए हम ये इक्वेशन पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। हमने सिर्फ वीपी की वैल्यूज इंसर्ट करनी है यहाँ पर, और ये इंसर्ट करें, डेरिवेटिव लें, सिंप्लीफाई करें, उसका रिलेशन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। पुटिंग इक्वेशन नंबर 15 in equation number 12, पुटिंग इक्वेशन 15 in equation 12, और आपको जो रिलेशन मिलेगा वो कुछ ये वाला होगा। इसको सिंप्लीफाई लाजमी करें। ये थोड़ी सी टेक्निक लंबी सिंप्लीफिकेशन है लेकिन आप लोग कर सकते हैं। सी ओवर 1 प्लस एम सी ओवर एच बार के, इसको आपकी बुक में के नॉट लिखा हुआ है जिस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव लिया जा रहा है, एवेलुएट किया हुआ है। सो ये आपके पास ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन है। इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करें और इसको सी से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, सो ऊपर सी स्क्वायर आ गया, नीचे सी 1 प्लस एम सी ओवर एच बार के नॉट स्क्वायर। ये चीज़ बन गई। डिनोमिनेटर देखें तो ये एग्जैक्टली बराबर है फेज वेलोसिटी के। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 16 है। सो ये एक तरह से हमें स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में रिलेशन दे रहा है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के दरमियान। लेकिन हम यहाँ पर फेज वेलोसिटी की का एक और रिलेशन इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फेज वेलोसिटी बराबर होती है ई ओवर पी के। ई क्या चीज़ है? गामा एम सी स्क्वेयर। और ये क्या चीज़ है? गामा एम वी। सो वी पी आपके पास बराबर आ गया सी स्क्वेयर ओवर वी के। सो इसको पुट करें इक्वेशन नंबर 16 में दोबारा। इक्वेशन नंबर 16 तो बन जाएगी आपके पास वी जी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर ओवर वी पी।
सो सी स्क्वायर ओवर वी, सो वी जी इज इक्वल टू वी। अब ये असल में हमारे पास चीज़ है, वी जी क्या है, ग्रुप वेलोसिटी, और वी क्या है, क्लासिकल स्पीड है पार्टिकल की। इस बात का मतलब ये हुआ कि मैटर वेव्स की जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो असल में क्लासिकल स्पीड के बराबर होती है पार्टिकल की। सो ये हमारे पास असल में वो वेलोसिटी है जिसको हम साबित करना चाह रहे थे शुरू में। मैंने शायद वहाँ पर इसको वी नॉट लिखा था। इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली आपके सामने शो करना चाहूँ तो ये एक पार्टिकल, यहाँ पर हम एक वेव ड्रॉ कर लेते हैं। यार ये बहुत मुश्किल काम है इस तरह की वेव बनाना। सो ये एक वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, इसकी कोई ग्रुप वेलोसिटी वी जी है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोई पार्टिकल मौजूद है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की मैटर वेव इसके बराबर है, इसका मैस m के बराबर है। ये इलेक्ट्रॉन भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी वेलोसिटी v होगी। सो वो वेलोसिटी जो आपको वेव से मिलती है और वो वेलोसिटी जो पार्टिकल नेचर से मिलती है वो दोनों बराबर होती हैं। सो ये असल में डी ब्रॉय के रिलेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर डिफरेंट नहीं है, साइमल वो एक ही चीज़ के दो पहलू हैं, एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ पहलू हैं। अगर ये रिलेशन बराबर ना आता तो इसका मतलब था कि बड़े कुछ सीरियस किस्म के फ्लॉज हैं हमारी सारी assumptions के अंदर। सो यहाँ तक आके हमारा टॉपिक पूरा हो जाता है। मैं आप सिर्फ एक छोटी सी चीज़ इसमें ऐड करूँगा जो हमने अगले लेक्चर में डिस्कस करनी है, वो ये कि अभी तक हम लोग सिर्फ दो वेव्स को डिस्कस करते आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ वेव्स दो से ज़्यादा हों तो फिर हम उनको सम कर देते हैं, और वो जो सम लिखते हैं उसको समेशन आई ए आई कॉस ऑफ के आई एक्स माइनस ओमेगा आई टी। अब मैं इसको नाम दूंगा, इसको मैं कहीं पर भी y से रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, मैं इसको इस कैपिटल सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा। इस कैपिटल सिंबल को कहा जाता है, कैपिटल P से लिखते हैं और इसको बोलते हैं साई। सो साई को फिजिक्स में वेव फंक्शन कहा जाता है। सारी जितनी भी क्वांटम फिजिक्स हम लोग करते हैं उसमें हमारा मेन मकसद ये होता है कि हमने साई को कैलकुलेट करना है। सो ये इक्वेशन असल में कहलाती है फोरियर सीरीज। और आपको पता है कि इसमें सम आ रहा है, सम का मतलब है कि ये डिस्क्रीट नंबर्स हैं। अगर आपने इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखना हो तो फिर आप साई इसको लिखेंगे, इस इक्वेशन को साई एक्स टी। ये मैं सारी सिर्फ अभी मैं नोटेशन आपके सामने लिख रहा हूँ, ये मैं इसकी पूरी वजाहत करूँगा एक एक चीज़ की। ए टिल्डा, ये सिंबल टिल्डा का है, ये के का फंक्शन है कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और आप इसको डिफरेंशियल लेंगे के की फॉर्म में। सो ये चीज़ कहलाती है फोरियर इंटेग्रल। हम असल में वेव्स को इस तरह के इंटेग्रल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वेव पैकेट्स को हम उनको जो पिछला स्कीम उसके मुताबिक डिफाइन नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ दो वेव्स के लिए हैं, दो से ज़्यादा वेव्स के लिए वो तरीका नहीं है। और ये जो चीज़ है इसको पढ़ा जाता है टिल्डा ए। सो ये एक फोरियर नंबर है, कांस्टेंट है। सो बहरहाल ये हमारा आज का लेक्चर था। अगली दफ़ा हम इनको डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज़ को। एक दफ़ा हम लोग फोरियर सीरीज़ को डेवलप कर लेंगे, तो फिर हम लोग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और अनसर्टेनिटी रिलेशंस को डिस्कस कर सकेंगे। सो मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करने लगा हूँ। आपके सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं।